हेलो बच्चों, आज हम कैश फ्लो चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। तो बच्चों हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है। इस इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस कैलकुलेट करना है। करते हैं बच्चों। सबसे पहले हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स दे रखा है इतना। अब बच्चों देखो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए हमें नेट प्रॉफिट में नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को एडजस्ट करना पड़ता है। तो देखते बच्चों हमारे पास कौन कौन से आइटम्स हैं। सबसे पहले बच्चों हमारे पास डेप्रीसिएशन है, इसका अमाउंट है 42,000 रुपीज। अब बच्चों देखो, डेप्रीसिएशन हमारे पास एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस होता है। बिकॉज देखो बच्चों, डेप्रीसिएशन को हम रिकॉर्ड तो करते हैं बट उसके लिए एक्चुअल कोई कैश तो पे नहीं करते हैं ना, इसलिए बच्चों हमारे पास डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है। अब बच्चों जितने भी नॉन कैश एक्सपेंस होते हैं उन सबको हम ऐड करते हैं। तो देखो बच्चों, डेप्रीसिएशन को हम ऐड कर देंगे बिकॉज डेप्रीसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। कुछ अमाउंट हमने बोरो करा हुआ, उस पर इंटरेस्ट पे करा है इतना। अब बच्चों देखो, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स हमारे लिए किस टाइप की एक्टिविटी होगी, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी ना, बिकॉज डेली तो हमारा काम नहीं होगा लोन लेना, उस पर इंटरेस्ट पे करना, है ना बच्चों। तो ये हमारे लिए एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होगा। और जितने ही बच्चों नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते हैं उन सबको हम ऐड कर देते हैं। तो बच्चों इसको भी हम ऐड कर देंगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, तो इसलिए ऐड कर दिया। नेक्स्ट आइटम देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास गुडविल अमोर्टाइज, मतलब बच्चों गुडविल को डेप्रिशिएट करा गया है इतने अमाउंट से। अब बच्चों मैंने बताया था डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस है, तो सेम बच्चों अमोर्टाइजेशन भी एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस होता है। और बच्चों सारे नॉन कैश एक्सपेंस को हम ऐड कर देते हैं। तो बच्चों जो गुडविल अमोर्टाइज हुआ उसको हम ऐड कर देंगे, ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, मशीनरी को सेल करके हमें लॉस हुआ है इतने का। अब बच्चों देखो, ये हमारे पास किस टाइप की एक्टिविटी होगी, एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बिकॉज डेली तो बच्चों मशीनरी को सेल नहीं करते होंगे ना, और ना ही लॉस हमारा रेगुलर नेचर का होता है, तो इसलिए बच्चों एक टाइप का ये नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया। और मैंने अभी बताया था नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस को हम ऐड करते हैं, इसको बच्चों हम ऐड कर देंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है, इसलिए हमने ऐड कर दिया। अब इसके बाद देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट आइटम है हमारे पास प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब बच्चों देखो, प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स हम कब पे करते हैं, जब बच्चों डिबेंचर्स रिडीम होते हैं। तो बच्चों ये तो हमारे पे लाइबिलिटी है ना, जो हमें फ्यूचर में जब डिबेंचर्स रिडीम होंगे तब हमें ये अमाउंट पे करना है। और बच्चों ये वैसे भी फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो इसलिए बच्चों में से ऑपरेटिंग एक्टिविटी में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अगर बच्चों यहाँ पे हमारे पास लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स होता तो ये बच्चों हमारे पास ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आता। बिकॉज बच्चों क्या है, लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स एक टाइप का नॉन कैश एक्सपेंस है ना, बिकॉज डिस्काउंट जब हम देते हैं डिबेंचर्स को इश्यू करने पे, तो वो तो बच्चों नॉन कैश टाइप का एक्सपेंस है, हमने कोई एक्चुअली कैश तो पे करा नहीं। तो इसलिए बच्चों नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम की वजह से हम लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स को ऐड करते हैं, बट प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स को नहीं, बिकॉज ये एक टाइप की लायबिलिटी है जो कि बच्चों जब पेबल होगी जब डिबेंचर्स रिडीम होंगे। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट पे हमें इतना इंटरेस्ट और डिविडेंड अमाउंट रिसीव हुआ है। अब बच्चों ये भी हमारे पास एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, बिकॉज डेली तो बच्चों हमारे पास इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट और डिविडेंड रिसीव नहीं होता होगा, ये हमारी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी थोड़ी ना होगी। तो बच्चों ये हमारे नॉन ऑपरेटिंग इनकम है, और जितनी बच्चों नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती है उनको हम माइनस कर देते हैं, बिकॉज बच्चों हमारी बिजनेस की ऑपरेटिंग एक्टिविटी से थोड़ी ना इनकम अर्न होती है, तो इसलिए बच्चों हमने माइनस कर दिया। अब बच्चों लास्ट आइटम क्या था हमारे पास, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो बच्चों इन्वेस्टमेंट को सेल करके हमें कुछ प्रॉफिट हुआ था। अब बच्चों ये भी हमारे पास एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी होगी ना, बिकॉज रेगुलरली तो हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे नहीं, और प्रॉफिट भी उस पर होना रेगुलर नहीं है। ये हमारे पास एक नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, जो कि बच्चों हमारे बिजनेस की मेन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से हमें नहीं हुई होगी ना, इसलिए बच्चों हम इसे भी माइनस कर देंगे बिकॉज नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो बच्चों गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट को माइनस कर दिया बिकॉज एक टाइप की नॉन ऑपरेटिंग इनकम है। तो सारी चीजें बच्चों हमने नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग आइटम सबको एडजस्ट कर दिया। अब बच्चों हम इसे ऐड करेंगे तो हमारे पास ऐड करने पे टोटल ये आ गया, फिर माइनस कर दिया तो बच्चों हमारे पास फाइनल आंसर आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 2,72,400। ठीक है बच्चों, तो हमने ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट कर दिया और बच्चे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
तो बच्चों देखते हैं इस इलस्ट्रेशन में क्या बोला है। हमें कुछ डिटेल्स दे रखे हैं, इनके बेसिस पे हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे पास सरप्लस का बैलेंस दे रखा है 2023 का और 2022 का। नेक्स्ट हमारे पास बिल रिसीवेबल है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, आउटस्टैंडिंग रेंट है, प्रीपेड इंश्योरेंस है, गुडविल है और स्टॉक है। इस सब का बच्चों हमें बैलेंस दे रखा है। तो सबसे पहले बच्चों फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास कि हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम कैलकुलेट करना है। वो कैसे करते हैं बच्चों, देखो जो भी हमारे पास सरप्लस का क्लोजिंग बैलेंस होता है 3 लाख, अब बच्चों इसमें से हम अपना ओपनिंग बैलेंस 2 लाख को माइनस कर देंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। माइनस करने पे बच्चों 1 लाख आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद स्टेप 2 होता है हम अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। वो कैसे करते हैं बच्चों, हम नेट प्रॉफिट में जितने भी हमारे पास नॉन कैश आइटम्स होती है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं उनको बच्चों हम एडजस्ट कर देते हैं। तो देखते हैं बच्चों हमारे पास कौन से आइटम्स हैं ऐसी। सबसे पहले तो देखो बच्चों एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दे रखा है जिसका ओपनिंग बैलेंस होता है 3 लाख रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस है 3,20,000 रुपीज। मतलब बच्चों हमारे पास जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अमाउंट है वो बढ़ गया है, 20,000 से बच्चों बढ़ गया है ना। अब बच्चों ये बढ़ा किस लिए होगा, जब हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी, है ना बच्चों, 20,000 की हमने डेप्रिसिएशन चार्ज करी होगी। और डेप्रिसिएशन बच्चों किस टाइप का एक्सपेंस होता है, नॉन कैश एक्सपेंस, बिकॉज बच्चों इसके लिए हमने एक्चुअल में तो कोई कैश पे ही नहीं कराना, तो हम ऐड कर देंगे सारे नॉन कैश एक्सपेंसेस को हमेशा ऐड करते हैं। तो डेप्रिसिएशन को बच्चों 20,000 चार्ज करी थी उसे हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट देखते बच्चों, देखो हमारे पास और क्या आइटम है। तो देखो बच्चों गुडविल का हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 2 लाख रुपीज और क्लोजिंग बैलेंस है 1,60,000 रुपीज। मतलब बच्चों हमारे गुडविल की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है ना, कितने का, 40,000 रुपीज का बच्चों डिक्रीज हुआ है। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, जब भी हमारी गुडविल की वैल्यू डिक्रीज होती है इसका मतलब बच्चों गुडविल को हमने राइट ऑफ कर दिया या मतलब डेप्रिशिएट कर दिया या अमोर्टाइज कर दिया, है ना बच्चों। जब भी गुडविल की वैल्यू कम होगी तो हमें ये मान के चलना है कि गुडविल को हमने अमोर्टाइज कर दिया। और बच्चों अमोर्टाइजेशन सेम डेप्रिसिएशन की तरह एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है तो उसे हम ऐड कर देंगे नेट प्रॉफिट में। ठीक है बच्चों, अगर यहाँ पे हमारे पास गुडविल का अमाउंट बढ़ रहा होता तब बच्चों हम मान के चलते हैं कि हमने गुडविल परचेज करा है, तभी हमारा गुडविल का अमाउंट बढ़ गया। ठीक है बच्चों, और तब हम इसे ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ना शो करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में दिखाते हैं बिकॉज गुडविल हमने परचेज करा है। ठीक है बच्चों, बट इस क्वेश्चन में हमारे पास गुडविल का अमाउंट कम हो रहा है तो बच्चों हम क्या मान के चलेंगे कि गुडविल को हमने अमोर्टाइज कर दिया और अमोर्टाइजेशन बच्चों एक नॉन कैश एक्सपेंस होती है तो सारे नॉन कैश एक्सपेंस को हम ऐड करते हैं तो बच्चों ऐड कर दिया। तो बच्चों हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ गया 1,60,000। अब बच्चों इसमें हमारे पास वर्किंग कैपिटल में जो भी चेंज हुआ होगा उसे हमें एडजस्ट करना है। वर्किंग कैपिटल मतलब बच्चों करंट लायबिलिटीज और करंट एसेट्स। अब देखो बच्चों ध्यान से समझना, जो भी हमारे पास करंट एसेट्स में डिक्रीज होता है और करंट लायबिलिटीज के अमाउंट में इंक्रीज होता है उसको बच्चों हम ऐड करते हैं। अब ऐड किस लिए करते हैं, देखो बच्चों एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले एसेट्स के केस में देखते हैं कि हमारे पास एक इन्वेंट्री थी जिसकी बिगिनिंग में वैल्यू थी 1 लाख रुपीस और एंड में होगी वो 70,000। अब बच्चों देखो इन्वेंट्री की हमारी वैल्यू डिक्रीज हुई ना, 30,000 से डिक्रीज होगी। किस लिए हुई होगी बच्चों, हमने इन्वेंट्री की सेल कर दी होगी ना, इसलिए इन्वेंट्री की वैल्यू डिक्रीज हुई। अब जब बच्चों हमने इन्वेंट्री को सेल करी होगी तो बच्चों हमें कैश मिला होगा ना, कैश का इनफ्लो हुआ होगा तो इसलिए बच्चों हम इसे ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों, अब लायबिलिटीज से एग्जांपल देख लेते हैं। जब भी बच्चों हमारे पास करंट लायबिलिटीज का अमाउंट बढ़ जाएगा, इंक्रीज होएगा तो उसे बच्चों हम हमेशा ऐड करेंगे। अब जैसे बच्चों एग्जांपल में देखो कि हमने एक शॉर्ट टर्म लोन लिया, करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म हमने लोन लिया। अब बच्चों लोन लिया तो हमारे पास कैश का इनफ्लो हुआ होगा ना, कैश हमें मिला होगा तो जब भी बच्चों कैश का इनफ्लो होता है उसे हम ऐड कर देते हैं। ठीक है बच्चों, तो जब भी देखो हमारे पास करंट एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होएगा या करंट लायबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज होएगा तो उसे हमें ऐड करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट देखो हमारे पास इसके सिमिलरली अगर करंट एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज होता है या करंट लायबिलिटीज की वैल्यू में डिक्रीज होता है तो बच्चों में उसे डिडक्ट मतलब माइनस करना होता है। अब बच्चों देखो माइनस क्यों करना होता है वो देख लेते हैं। सबसे पहले एसेट्स एग्जांपल में देख लेते हैं।
कि हमारे पास इन्वेंट्री बिगिनिंग में थी 4 लाख रुपीस की और एंड में होगी 5 लाख रुपीस की। मतलब बच्चों हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू बढ़ गई ना। अब बढ़ी किस लिए होगी? अगर बच्चों हमने जब एसेट परचेज करा होगा, इन्वेंट्री हमने परचेज करी होगी, और जब बच्चों इन्वेंट्री परचेज करी होगी तो कैश का हमारा आउटफ्लो होगा ना, कैश हमने दिया होगा। तो इसलिए अभी बच्चों हमारे पास करंट एसेट इंक्रीज होंगे तो उसे हम ऐड कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब लायबिलिटीज का एग्जांपल देख लेते हैं। तो लायबिलिटीज में बच्चों सेम वही एग्जांपल हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन का देख लेते हैं। अगर बच्चों हमारे पास शॉर्ट टर्म लोन बिगिनिंग में ज्यादा अमाउंट का था और एंड में कम अमाउंट का था, मतलब बच्चों कम किस लिए होगा? हमने लोन पे कर दिया होगा, तभी तो बच्चों हमारी करंट लायबिलिटी का अमाउंट डिक्रीज हुआ होगा, पे करा होगा लोन। अब बच्चों पे करा है तो हमारे पास कैश से पे करा होगा, तो बच्चों कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, और जब भी कैश का आउटफ्लो हुआ होगा तो हम माइनस कर देंगे। ठीक है बच्चों। अब हम इसे अपने क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले बच्चों हमारे पास करंट एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो बच्चों बिल रिसीवेबल में देखते हैं हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 1,40,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 1,80,000। मतलब बच्चों हमारे बिल रिसीवेबल का अमाउंट इंक्रीज हो गया 40,000 रुपीज से बच्चों इंक्रीज हो गया ना। और मैंने अभी बताया था जब भी एसेट करंट एसेट का अमाउंट इंक्रीज होगा तो उसे हमें माइनस करना होता है। ठीक है बच्चों। तो बिल रिसीवेबल 40,000 से इंक्रीज हुआ इसलिए हम माइनस कर देंगे। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास डेप्रिसिएशन का तो हमने ट्रीटमेंट देख लिया था। उसके बाद है आउटस्टैंडिंग रेंट। अब बच्चों आउटस्टैंडिंग रेंट तो करंट लायबिलिटी है, जिसका बच्चों देखो हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था 16,000 बट क्लोजिंग बैलेंस है 40,000। मतलब बच्चों हमारे पास करंट लायबिलिटी का अमाउंट बढ़ गया 24,000 रुपीज से करंट लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज होगी। और बच्चों मैंने क्या बताया था कि जब भी हमारे पास करंट लायबिलिटीज के अमाउंट में इंक्रीज होएगा तो उसे हम ऐड कर देंगे। तो बच्चों आउटस्टैंडिंग रेंट हमारा इंक्रीज हो रहा है 24,000 से, इसलिए इसे हमने ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आइटम देखते हैं। नेक्स्ट आइटम बच्चों हमारे पास प्रीपेड इंश्योरेंस। और बच्चों प्रीपेड इंश्योरेंस तो करंट एसेट होता है ना, जिसका देखो ओपनिंग बैलेंस हमारे पास 14,000 था और क्लोजिंग बैलेंस है 12,000। तो बच्चों हमारे पास करंट एसेट की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है 2,000 से कम हो गया। और बच्चों जब भी करंट एसेट की वैल्यू में डिक्रीज होता है तो हम ऐड करते हैं ना। जब भी करंट लायबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज होगा और करंट एसेट्स की वैल्यू में डिक्रीज होगा तो हमेशा ऐड करेंगे, बिकॉज कैश का इनफ्लो होता है। तो प्रीपेड इंश्योरेंस हमारे पास कम हो रहा था 2,000 से, इसलिए हमने उसे ऐड कर दिया। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट देख लेते हैं। हमारे पास गुडविल का हमने ट्रीटमेंट देख लिया। लास्ट में स्टॉक का देखो बच्चों हमारे पास ओपनिंग बैलेंस दे रखा है 1,40,000 और क्लोजिंग बैलेंस दे रखा है 1,80,000। मतलब बच्चों हमारे पास स्टॉक की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है और स्टॉक करंट एसेट है 40,000 से बच्चों बढ़ गया ना। और जब भी बच्चों करंट एसेट की हमारे पास वैल्यू इंक्रीज होती है तो हम हमेशा उसे माइनस करते हैं। तो बच्चों इन्वेंट्री 40,000 से हम माइनस कर देंगे, बिकॉज हमने कैश पे करा होगा ना इन्वेंट्री परचेज करने के लिए, इसलिए माइनस कर दिया। ये सारे बच्चों हमने आइटम को ऐड कर दिया, फिर उसमें से ये दोनों आइटम्स को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो बच्चों जो हमारे पास फाइनल आंसर आ गया 1,06,000, ये हो गया बच्चों कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है बच्चों। तो हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट कर दिया और बच्चे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।